धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पीएम। यूपी में दिग्गजों का रेला, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में लगेगा दिग्गजों का मेला। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज 130 से 150 लोकसभा सीटों पर तय हो सकते हैं उम्मीदवार। ज्यादातर राज्यों में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग लगभग तय। राहुल गांधी को चुनाव आयोग की सलाह, कहा जनता के बीच सोच समझकर बोले। कांग्रेस नेता ने पीएम को कहा था पनौती मोदी। राजधानी में हिंदू शरणार्थियों की त्रासदी, पहले से पाकिस्तान से उजड़े, अब दिल्ली में भी छिनेगा आशियाना। डीडीए ने एनजीटी के आदेश के बाद जारी किए लोगों के नोटिस। यूपी में 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश, अधिकतर नेपाल सीमा पर। एसआईटी ने बताया खाड़ी कनेक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे सीएनजी में राहत, दाम में गिरावट। राजधानी लखनऊ से ये खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएनजी की कीमतों में कटौती का फैसला लिया गया है, जिससे आम जनता को राहत मिलती भी नजर आएगी। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं, सीएनजी की कीमतों में कटौती देखी जा रही है। और अयोध्या में सीएनजी की नई कीमत होगी 92 रुपए कुछ पैसे। इसके साथ ही साथ सीएनजी की नई कीमत जारी कर दी गई है। और अयोध्या में भी नई कीमत जारी की गई है। एक बड़ी राहत मिलती लोगों को नजर आ रही है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीएनजी में भारी गिरावट देखी जा रही है। कीमत में गिरावट होने से लोगों की जेब पर भी राहत मिलती नजर आएगी। फिलहाल ये खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो सीएनजी की कीमतों में कटौती का फैसला लिया गया है। लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या में सीएनजी की कीमतों में कटौती देखी जा रही है। सीएनजी की नई कीमत ₹92 है और 25 पैसे किलो अब हो गई है सीएनजी। और अयोध्या में सीएनजी की नई कीमत होगी ₹92.35। और प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाने को लेकर कीमतों में जो देखा जा रहा है कमी लाई गई है। हरित ईंधन अपनाने के राष्ट्रीय अभियान को जोर देने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो भारी गिरावट देखी जा रही है सीएनजी में। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि लखनऊ, आगरा, उन्नाव, अयोध्या में भी भारी कटौती, भारी गिरावट देखी जा रही है सीएनजी में। सीएनजी की नई कीमत अब ₹92.25 तक कर दी गई है। और अयोध्या में सीएनजी की नई कीमत होगी ₹92.35 प्रति किलो। अब सीएनजी बेची जाएगी। इसके साथ ही साथ एक तरह से लोगों के लिए खुशखबरी भी है, उन्हें महंगे सीएनजी से भी राहत मिली है। और 7 मार्च चूंकि आज है, और दिल्ली में भी देखा जा रहा है कि सीएनजी के दामों में भी ₹2.5 प्रति किलो की कटौती देखने को मिल रही है। ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है, कई जिलों में अब सीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। लखनऊ में भी, आगरा में भी, उन्नाव, अयोध्या में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। और इसके साथ ही साथ सीएनजी के दामों में ₹2.5 यानी कि ₹2.50 किलो की कटौती जो की है देखी जा रही है। अब ये सस्ती कर दी गई है, ₹2.5 प्रति किलो के हिसाब से अब सीएनजी दी जाएगी और राहत मिलती नजर आ रही है। तो देखा जा रहा है कि सीएनजी के दाम में गिरावट होने के बाद लोगों को राहत भी मिलती नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के साथ ही साथ गाजियाबाद में भी कीमतों में कटौती की गई है। और हरियाणा में भी, हरियाणा के अगर गुरुग्राम की बात कर ले तो वहां पर भी भारी कटौती देखी जा रही है। कीमत फिलहाल सीएनजी की घटी है और दाम घटने का फैसला लिया गया है। सीएनजी के दाम घटने का फैसला लेने के बाद अब चूंकि देखा जा रहा है लोगों की जेब पर भी इसका सीधा असर होगा और राहत भी कहीं तक मिलती नजर आएगी।
तो ग्राहकों को एक बड़ी राहत है। और इससे पहले भी देखा जा रहा था कि सीएनजी की कीमतों में कटौती होने के बाद अब लोगों की जो कहीं तक मुश्किलें थी, ज्यादातर जो बढ़ी हुई नजर आ रही थी महंगाई के बीच, वो भी उसमें भी राहत मिलती नजर आएगी। फिलहाल सीएनजी की कीमतों में कटौती का फैसला लिया गया है और इस फैसले से जनता जो कि आम लोग हैं उनके चेहरे पर भी खुशी मिलती नजर आ रही है। अखिलेंद्र चौहान इसी खबर पर है। अखिलेंद्र, जिस तरह से एक तरह से भारी कटौती देखी जा रही है सीएनजी की कीमतों में, इसका कितना असर, कितनी राहत अब लोगों को मिलती नजर आएगी? देखिए, सीएनजी की दामों की बात करें तो लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव से पहले ही ₹2.50 की कटौती की गई है और लगातार जिस तरह से इसकी बात कर रहे हैं तो 89 रुपए 79 पैसे इसकी बढ़ोतरी 79 पैसे की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि पिछले नवंबर में हुई थी। और उसके बाद जैसे लोकसभा चुनाव है उससे पहले इसमें ₹2.50 की कटौती कर दी गई। अगर बात करें आगरा की तो ₹94.25 सीएनजी यहाँ जो ग्राहक है उनको दी जा रही थी और अब ₹92.25 इसके दाम हो गए। लेकिन यहाँ के जो अगर स्थानीय लोगों से बात करें तो लोगों का कहना है कि हम जैसे कि अपने जॉब पर जाते थे ₹2.50 की कटौती हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो पेट्रोल और डीजल के विकल्प में अगर कोई ईंधन हमको देखना है जैसे कि सीएनजी है तो उसके दामों में और कटौती करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर अभी की बात करें तो डीजल 89 रुपीज है और उससे कुछ पैसे है और वहीं पेट्रोल जो है वो 96 रुपीज समथिंग कुछ पैसे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए कि जिस तरह से सीएनजी की शुरुआत हुई, सीएनजी की शुरुआत के बाद सीएनजी के दाम आसमान छू चुके हैं। उस आसमान से नीचे आते आते इतना नीचे अभी तक यहाँ के लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि डीजल से महंगी है सीएनजी और पेट्रोल से मात्र ₹4 के आसपास का अंतर है। तो लोगों के अंदर एक बात का चर्चा जरूर है कि इसके दाम काफी कम होने चाहिए, तभी इसको विकल्प माना जा सकेगा। अन्यथा गाड़ियों की अगर बात करें तो सीएनजी गाड़ी लेने से अच्छा हम पेट्रोल गाड़ी लेंगे, क्योंकि सीएनजी के लिए तमाम लाइनें लगानी पड़ती हैं। और यहाँ पर आगरा की बात करें तो सीएनजी ज्यादा यहाँ पर स्टेशन नहीं है और वहीं अगर दामों में कटौती होती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए और राहत रहेगी और वही प्रदूषण के लिए भी ये एक विकल्प बन सकेगा कि जहां डीजल और पेट्रोल गाड़ियां चलती हैं वहीं सीएनजी गाड़ियां चलेगी, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में भी राहत रहेगी। जी बिल्कुल अखिलेंद्र, और ये देखा भी जा रहा है कि जिस तरह से ये महंगाई के बीच इतनी जो सीएनजी की बात कर रहे हैं कि ₹2.50 कम कर देना कितना संतोषजनक है जनता के लिए। आरपी सिंह भी हमारे साथ है। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक तरह से जो लोग थे, आम जनता थी, वो एक तरह मन बना के बैठी थी कि शायद सीएनजी के जो दाम है वो कम होंगे तो उनको राहत मिलती नजर आएगी, और अब चूंकि कम कर दिए गए हैं ₹2.50, तो इसका कितना असर देखा जा रहा है? क्या जिस तरह से ये रुपए कम हुए हैं जनता के बीच क्या संतोषजनक जो भाव है वो नजर आ रहे हैं? रामनगरी अयोध्या में जो है यहाँ पे जो आम जनता है उसको संतोषजनक है, क्योंकि अब ज्यादातर गाड़ियां जो है पेट्रोल डीजल वाली कम हो रही है, सीएनजी का ज्यादा वो डिमांड हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो लाइन लगाना तो थोड़ी दिक्कतें हो रही, क्योंकि अभी यहाँ पे जो पेट्रोल टंकियां कम बनाई गई हैं, लेकिन दाम घटने से कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उनका और यहाँ पे जो व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं सुटेबल होगी। और जो यहाँ पे आम नागरिक है या श्रद्धालु है, जितने लोग सीएनजी यूज करते थे, तो कहीं ना कहीं उनको राहत का मिला है कि ₹2 जो रेट डाउन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो है उनका मनोबल बढ़ा है। अभी आज कई लोगों से बात भी हुई है, वो कह रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है। जी वास्तव में इस नकल को अध्यादेश को बिल्कुल, आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं अयोध्या में भी सीएनजी की नई कीमत अब जारी कर दी गई है और रुपए में कटौती जो की गई है ₹2.50 की ये कटौती की गई है, जिसका थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि राहत जरूर मिलेगी आम जनमानस को। और इसके साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में भी, हरियाणा में भी और उत्तर प्रदेश में भी जो सीएनजी की कीमतों में कटौती की गई है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। खबर आपको बता देते हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री के बाहर, आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो संदीप सिंह के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, 6,800 आरक्षित वर्ग के लोग नियुक्ति पत्र की मांगों पर अड़े हुए हैं। तो इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री की आवास के बाहर धरने पर
अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। संदीप सिंह के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अभ्यर्थी। गौतमपल्ली में मंत्री के आवास के बाहर धरने पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। तो 6000 बताया जा रहा है कि 69,000 अभ्यर्थियों का जमावड़ा देखा जा रहा है। और शिवा शर्मा इसी खबर पर हमारे साथ मौके से मौजूद हैं। शिवा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो अभ्यर्थी हैं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, हमेशा से ही देखा जा रहा है कि वो धरना देते नजर आए हैं। अभी तक की जो की तस्वीरें आप देख पा रही हैं किस तरह की नजर आ रही हैं और क्या कुछ मांगे हैं अभ्यर्थियों की? देखिए वंदना, ये वो अभ्यर्थी हैं, चयनित अभ्यर्थी जिनके मुख्यमंत्री से बहुत पहले मुलाकात हो गई थी और उसी मुलाकात के बाद से एक आश्वासन उनको तरफ से मिला था कि जो आपका जो चयन है वो समय रहते हो जाएगा, लेकिन कई दिनों से ये चयन नहीं हो पा रहा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 आरक्षित वर्ग था वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। इससे पहले भी वो मंत्री आवास पर प्रदर्शन कर चुका है और आज फिर लखनऊ के जो गौतमपल्ली आवास है, जो संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री के मंत्री हैं, उनके आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं। ये युवा सिर्फ पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाएं जो है, जो शादीशुदा भी है, वो अपना घर छोड़ करके आई है और सीधे सीधे धरना प्रदर्शन में इन्वॉल्व हुई है। लेकिन संदीप सिंह जो है वो इस वक्त आवास में जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि मौजूद नहीं है, लेकिन उनके आवास के बाहर लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैठे हुए हैं और सीधे सीधे मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो चयनित अभ्यर्थी है 6800 वर्ग जो ओबीसी एससी कास्ट से आता है उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए और लंबे समय से इसी बात की मांग कर रहे हैं। तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के अड़े हुए हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? लंबे समय से आप लोग लड़ रहे हैं। हम 6800 हमारी लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आई थी और उस 6800 को हमारी नियुक्ति दें, यही मांगे। और 1 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी तो माननीय मंत्री जी ने भी कहा था कि आपकी नियुक्ति का रास्ता निकाला जाएगा, चाहे बाहर से हो चाहे हमारे कोर्ट के थ्रू हो। अधिकारी लोग तो कोर्ट का बहाना लेकर निकल लेते हैं, लेकिन कोर्ट में भी आदेश हो चुका है कि आरक्षण को फॉलो करते हुए, लिस्ट को रिविजिट करते हुए और उनको नियुक्ति दी जाए और जो गलत लोग उनको बाहर किया जाए। लेकिन ये लोग ना गलत लोग को बाहर कर रहे, ना ही हमको नियुक्ति दे रहे हैं और न्याय मांगने पर हमारे भाइयों को जेल भेजा जा रहा है। ये सरकार में इतना ओबीसी एससी के साथ अन्याय हो रहा है। आप लोग की मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हो चुकी है, मुख्य सचिव से भी कल वार्ता होनी थी, पिछले समय में आप डिप्टी सीएम से भी मिले थे, आश्वासन नहीं मिल रहा है? सिर्फ आश्वासन ही तो मिल रहा है सर। 1 फरवरी को मीटिंग हुई थी डीजी मैम की उपस्थिति में, सारे अधिकारियों की उपस्थिति में, लेकिन 1 महीना 6 दिन होने को है, अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। मेरा नाम अर्चना शर्मा है, मैं अयोध्या से हूँ। अयोध्या की बेटी इन सड़कों पर संघर्ष कर रही है, पीटी जा रही है, मारी जा रही है और हमारे घर की स्थिति इतनी खराब है सर कि हम बता नहीं सकते हैं। आज यही गुनाह है हमारा कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, इसलिए यहाँ तक कदर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। हम केवल उनसे अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचा दिया जाए और हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। बताइए हमारा क्या गुनाह है सर? हमें न्याय दे दिया जाए, हम अपने घरों को चले जाएं। देखिए वंदना, ये वो युवा हैं जो हाथों पे तख्ती लेकर के बैठे हैं और सीधे सीधे मांग कर रहे हैं कि जो नियुक्ति पत्र है वो इनको दिया जाए। बैनर पोस्टर में देख सकते हैं कि मैं भी मोदी हूं का परिवार के इन लोगों ने बैनर पोस्टर बनाए हैं और ये वो अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से सरकार की दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। पिछली बार ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले थे, संदीप सिंह के आवास के बाद दूसरी बार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल इनकी मुख्य सचिव से, प्रमुख सचिव से शिक्षा से इनकी मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ऐसे में लंबे समय से ये लोग जो मांग कर रहे हैं अपने नियुक्ति पत्र की, वो सरकार से मिल नहीं पा रही है। और इसी बात का जो तंज था वो अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज कसते हुए कहा था कि इस बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें तकरीबन 1.25 लाख के वोट जो है युवाओं के भाजपा से कटेंगे। तो ऐसे में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर युवा अगर उनके खिलाफ है, अगर प्रदर्शन कर रही है उनके मंत्रियों के घर के बाहर, तो आखिरकार वजह क्या है। और नियुक्ति पत्र मांग को देने को लेकर के तमाम जो अधिकारी है वो वर्बल जो है वो हामी भर चुके हैं, मौखिक रूप से हामी भर चुके हैं, लेकिन नियुक्ति पत्र इनको नहीं मिल रहा है। लंबे समय से तकरीबन 650 दिनों से ज्यादा ये लोग लखनऊ के इको गार्डन में धरना कर रहे हैं। सिवा देखा भी जा रहा है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने बिल्कुल सिवा देखा भी यही जा रहा है कि लगातार जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कोई पहली दफा नहीं है जो संदीप सिंह के आवास के बाहर जो कि प्रदर्शन देखा जा रहा है, पहली बार नहीं है, कई बार वो प्रदर्शन कर चुके हैं और सीएम आवास के बाहर भी इनका प्रदर्शन देखा गया था। कई बार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो मंत्री हैं, वो भी आश्वासन देते हैं, लेकिन जो धरा
धरातल की स्थिति होती है कुछ और ही नजर आती है। उन जो जिम्मेदार हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर के? देखिए वंदना, जिम्मेदार अभी भी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब इनकी मुलाकात मौखिक रूप से अधिकारियों से होती है तो वो इनको आश्वासन देते हैं कि हम जल्द से जल्द आपका जो नियुक्ति पत्र है उसको मांग को पूरा कर देंगे। और उसी की वजह से देखिए संदीप सिंह का जो आवास है वो इसलिए यहाँ पर घेराव करने आते हैं क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्रालय का जो प्रभार है वो इन्हीं के पास है, इसलिए वो संदीप सिंह के आवास के बाहर आते हैं। दूसरी तरफ पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास करती है, किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़े ना। तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुरुष हैं जो अभ्यर्थी हैं, जो ओबीसी वर्ग के हैं, और यही वर्ग लगातार नियुक्ति पत्र की मांग कर रहा है। ये बताइए, कई बार आपकी अधिकारियों से वार्ता हुई है, असफल कहाँ पर? सर मैं धनंजय गुप्ता देवरिया। असफल कहा कि मेन बात ये है कि देखिए हम लोग 631 दिन हो गया अनवरत धरना का, हमारा भूख हड़ताल के 72वां दिन हो गया। हमको न्याय इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम पिछड़े और दलित हैं। इन हमारे समाज के मंत्री जी हैं, बाबू कल्याण सिंह के पोते हैं। आज बाबूजी होते तो आज इनको कान पकड़ के बाहर ले आते कि हमारे समाज के लड़के जो है जिनको 3 साल विद्यालय में होना चाहिए था आज दर दर पर भटक रहे हैं, आज बाहर ले आते। लेकिन हमारे मंत्री जी अंदर हैं, कमरे के अंदर हैं, लेकिन हमारे आवाज को सुनते हुए कैमरा से माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन इनको ये लग रहा है कि हम सबड़ समाज के हैं, अपने आप को समझ रहे हैं। आज तक ये मंत्री जी खुद नहीं चाहते हैं। अगर जो मंत्री जी ठान ले, हमारे समाज के जितने मंत्री लोग हैं एक दिन के लिए ठान ले कि हमारे पिछड़ा दलित समाज जो है जिनको विद्यालय में होना चाहिए लाठी खा रहे हैं, आज ही का आज हमको न्याय मिल जाएगा। हम लोग हर घड़ी में सर शरीर जानते हैं, अब तो जिस धरने में जाते हैं लाठी नहीं मिलती है तो लगता है अपना आंदोलन ही नहीं हुआ, ऐसे एडिक्टेड हो गए हैं। आज हम लोगों ने अपनी पीठ मजबूत करके आए हैं, आज सोच के आए हैं। आज हमारी माननीय अगर जो इनको नहीं नियुक्ति दिलाना है, साफ साफ शब्दों में कह दें कि हमारे संविधान में पिछड़े दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। आज ही हम लोग आंदोलन छोड़कर अपने अपने घर चले जाएंगे क्योंकि इसके अब भविष्य नहीं खराब करेंगे। बहुत बर्बाद हो चुके हैं हम लोग चारों तरफ से। देखिए वंदना, ये वो लोग हैं, ये वो युवा हैं जो लगातार इस बात को कह रहे हैं क्योंकि समाज पिछड़ा है और दलित लोग हैं और लंबे समय से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ऐसे में अगर उनकी नहीं सुनेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। तो इसी के चलते ये लोग लगातार संदीप सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन मंत्री जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं और सरकार में किसी तरीके की इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सिवा एक तरह की निराशा भी अभ्यर्थियों के बीच देखी जा रही है। अभ्यर्थी लगातार यही कहते नजर आए कि हम दलित और पिछड़े हैं और हर भाषण में हमारा ही जिक्र किया जाता है, लेकिन बात जब जमीनी स्तर की कर ली जाती है तो हमारा स्थान नहीं होता है। और इसके साथ ही साथ इतनी निराशाजनक बात एक अभ्यर्थी ने कही कि जिस जगह धरने प्रदर्शन पर जाते हैं जब तक लाठी नहीं पड़ती तब तक लगता है कि आंदोलन किया ही नहीं। पूरी जानकारी देने के लिए शिवा आपका शुक्रिया। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां पर संदीप सिंह के आवास के बाहर अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है, रोष देखा जा रहा है, आक्रोश भी नजर आए हैं अभ्यर्थी। इसके साथ ही साथ बेहद निराशाजनक बातें भी अभ्यर्थियों की ओर से कही गई हैं और इसके साथ ही साथ जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र देने की जो मांग है लगातार की जा रही है। प्रदर्शन लगातार देखा जाता रहा है लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जिसके चलते आज प्रदर्शन करते संदीप सिंह के आवास के बाहर नजर आ रहे हैं। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ईडी का फरमान अब विधायक इरफान का स्वागत है और अब बात करते हैं ईडी का फरमान अब विधायक इरफान। कानपुर से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। इरफान की आवास पर ईडी की रेड का मामला है और इसके साथ ही साथ ईडी की छापेमारी की जा रही है। हाजी वसी के घर में ईडी ने डाली है रेड। इसके साथ ही साथ बड़ी खबर कानपुर से बता रहे हैं। कानपुर हिंसा में फंडिंग का आरोपी है हाजी वसी, जहां पर छापेमारी की जा रही है और सुबह तकरीबन 5 बजे से ये छापेमारी चल रही है। ईडी की ओर से अब ये पूरी तरह से फरमान जारी कर दिया गया है। इरफान सोलंकी जो कि सपा विधायक है मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। उनकी मुश्किलें जो हैं कम होने का नाम नहीं ले रही है। इरफान की करीबी सपा नेत्री नूरी शौकत के घर में भी ईडी पहुंची है। छापेमारी की जा रही है। कई गाड़ियां प्रवर्तन निदेशालय की पहुंची हैं और छापेमारी की जा रही है। जितने भी रिलेटिव हैं, जो भी कनेक्शन है जिनका इरफान सोलंकी के साथ, उनके करीबियों के घर पर भी, आवास पर भी छापेमारी की जा रही है। फिलहाल जानकारी और कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं अमित शर्मा इसी खबर पर है। अमित, पूरी अपडेट अभी तक की क्या आपको मिल पा रही है?
देखिए, इरफान सोलंकी के जितने भी करीबी हैं उनके घर पे ईडी की छापेमारी चल रही है। लगभग 4 जगह ईडी की छापेमारी चल रही है। ऐसे में जो नूरी शौकत सपा नेत्री है उनके घर ईडी पहुंची, और जो कानपुर हिंसे के आरोपी बनाए गए थे हाजी वशी, उनके घर भी ईडी की छापेमारी चल। बिल्कुल अमित, आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये कानपुर से खबर बता रहे हैं, इरफान के करीबी सपा नेत्री नूरी शौकत के घर पर भी ईडी पहुंची है, जहां पर छापेमारी की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है, तकरीबन सुबह तड़के ही सुबह के 5 बजे थे जब ईडी ने छापा मारा था, और ये छापेमारी जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। इरफान के सभी करीबियों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। कानपुर से इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इरफान की जो करीबी हैं उनके यहां भी छापेमारी चल रही है, और इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमित हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो छापेमारी चल रही है, ऐसे में जो हाजी वसी कानपुर हिंसा का जो मुख्य आरोपी बनाया गया था, उसके साथ इरफान सोलंकी की पत्नी का कारोबार भी था और वो साथ में व्यापार करते थे। ऐसे में जब ईडी उनके घर में पहुंची तो इस तरीके की तमाम जो चीजें सामने निकल के पूर्व में आ चुकी है, उन पर भी जांच की जाएगी। कैसे उनका फंड इकट्ठा किया जाता था, कैसे उनकी कमाई होती थी, और किस तरीके से इरफान सोलंकी या उनकी पत्नी हाजी वसी की मदद करती थी। ऐसे में भी तमाम चीजें निकल के भी सामने आने वाली है, क्योंकि 4 जगह ईडी अपनी छापेमारी कर रही है। अभी तक कोई बात अंदर से निकल के नहीं आई है कि क्या क्या मिला है और किस तरीके की कार्रवाई अभी तक हुई है, लेकिन लगातार 4 से 5 घंटे हो गए हैं, ईडी की छापेमारी चल रही है और कई जगह टीम तैयारी में लगी हुई है। कानपुर के कई ठिकानों में उनकी छापेमारी की जा रही है। ऐसे में जो हाजी वशी है उसके घर में भी पुलिस पहुंची है और ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की टीम ने हाजी इरफान वसी के जो घर है उसको घेर लिया और किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर क्या मिलने वाला है, कैसा होने वाला है, ये भी बताया जाएगा। जी अमित, बिल्कुल, और ये बड़ी बात हो जाती है कि सुबह के करीब 5 बजे थे जब प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची थी छापेमारी करने, लेकिन अभी तक क्योंकि जितने भी करीबी हैं इरफान के सभी करीबियों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है, कहीं से कोई इनपुट अभी तक बरामद हुआ है ईडी के पास? देखिए, अभी तक ईडी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन जो इरफान के वकील थे उन्होंने अपनी बात सामने रखी है कि ये ईडी की जो छापेमारी है इस पर सवाल किया खड़ा गया है कि ये दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इरफान सोलंकी के कई मामलों में जल्द ही फैसला आने वाला है। ये कहा जा रहा था इरफान सोलंकी को उन फैसले में थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन अब इरफान सोलंकी को लगता है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी चल रही है, तो ऐसे में जो उनके समर्थक थे वो भी अब काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि इरफान सोलंकी पर इस तरह लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, हमें तो लगातार देखा भी जा रहा है कि इरफान सोलंकी को जहां एक और राहत देने की बात सामने आती है, और इसके साथ ही साथ कभी इरफान खुश नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही अग्रिम कार्रवाई होने वाली होती है तो ऐसे में इरफान की जो मुश्किलें वो भी बढ़ती जा रही है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, ईडी की लगातार छापेमारी जारी है। हाजी वसी के घर भी ईडी की छापेमारी की जा रही है। जितने भी रिलेटिव हैं, जिससे भी कनेक्शन है, करीबी जो हैं इरफान सोलंकी के, वहां पर छापेमारी की जा रही है। और तकरीबन 6 गाड़ियां बताई जा रही हैं पहुंची हैं, प्रदर्शन 6 गाड़ियां पहुंची हैं ईडी की और छापेमारी की जा रही है। और बात करेंगे ममता गहिहार चप्पलों की बौछार, बड़ी खबर आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन देखा जा रहा है, और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अर्धनग्न कर बूढ़ी मां को चप्पल डंडों से पीटा गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चप्पल डंडों से पीटने का वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। तो कौशाम्बी से आपको ये खबर बता रहे हैं, कौशाम्बी से आपको ये खबर बता रहे हैं, बुढ़ापे का सहारा देने वाला बेटा हैवान निकला है। कौशाम्बी से बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। फिलहाल चप्पल और डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया है। चरवा थाने क्षेत्र के बेरुआ गांव का मामला बताया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो कौशाम्बी से खबर बता रहे हैं इस वक्त की, बुढ़ापे का सहारा देने वाला बेटा ही हैवान बनता नजर आ रहा है, अपनी ही मां को चप्पलों से पीटता नजर आ रहा है। बेहद दयनीय तस्वीरें आप कह सकते हैं और रुला देने वाली तस्वीरें भी कह सकते हैं। ममता को
तार तार कर देने वाली ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी से बुढ़ापे का सहारा देने वाला बेटा हैवान निकलता नजर आ रहा है और देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है और किस तरह से हैवानियत करता एक बेटा नजर आ रहा है, अपनी ही मां को चप्पलों से पीटता नजर आ रहा है। ममता पूरी तरह से हारती नजर आ रही है जब चप्पलों की बौछार खुद संतान करती नजर आती है। तो ये तस्वीरें बेहद कह सकते हैं रुला देने वाली हैं और हैवानियत की पराकाष्ठा को पार करती ये तस्वीरें कौशाम्बी से नजर आ रही हैं। कौशाम्बी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्धनग्न कर बूढ़ी मां को चप्पल और डंडों से पीटा है बेटा पूरी तरह से। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों के माध्यम से कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इंसानियत, बेटा होना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हो जाती है कि एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कोई कैसे कर सकता है, खासतौर पर महिला के साथ। और अनिरुद्ध पांडे इसी खबर पर है। अनिरुद्ध, जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कौशाम्बी से एक बेटा ही अपनी मां को चप्पलों से पीटता नजर आया, उससे भी बड़ी बात अर्धनग्न कर पीटता नजर आया है। क्या मंशा रही और इसके साथ ही साथ क्या कारण बताया जा रहा है इस तस्वीर को लेकर के? जी, बताना चाहता हूं कि ये बेहद दुखद घटना है कि कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां पे 80 वर्षीय वृद्ध महिला को अर्धनग्न करके उसके बेटे ने, हैवान बेटे ने पिटाई किया, जो काफी दिन से बीमार चल रही थी, जिसका सोशल मीडिया पे पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। जी बिल्कुल अनुरुद्ध, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कारण रहा जिस तरह की ये जब तस्वीरें सामने आने के बाद क्या बेटे ने कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी? क्यों मार रहा था अपनी मां को? जी, बताना चाहूँ इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा लोग कर रहे हैं और इसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार जांच कर रही है। जांच के बाद ही कुछ कहना संभव है। जी बिल्कुल, पूरी जानकारी देने के लिए अनुरुद्ध आपका शुक्रिया। एक खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कौशाम्बी से, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। कौशाम्बी से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बेहद कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें, लानत होता है ऐसे बेटों पर जब अपनी मां को ही चप्पलों से पीटता नजर आता है, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। देखा जा सकता है अपनी ही मां के साथ जो बर्बरता है वो बरतता नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और वीडियो जो कि है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद देख सकते हैं आप। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर सीएम ने मुआवजे से छूटे किसानों को बड़ी राहत दी है। तो राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको, फसल प्रभावित किसानों के लिए धनराशि जारी की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने 83.13 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 52 जिलों के प्रभावित किसानों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। खराब हुई फसल को लेकर के क्षतिपूर्ति से जो छूटे किसान थे उनको राहत दी गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब मिलेगा मुआवजा। तकनीकी कारणों से मुआवजे के लाभ से अन्नदाता छूट गए थे और छूटे हुए किसानों को एक बड़ी राहत सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2021-22, वर्ष 2022 और 23 में नहीं मिला था मुआवजा। लखनऊ से खबर है, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरा है। केपी कम्युनिटी सेंटर में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव के बेटे का भी विवाह है। केपी कम्युनिटी सेंटर में वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको। तो वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव के बेटे का विवाह है और कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। कम्युनिटी सेंटर में वैवाहिक कार्यक्रम होना है और अखिलेश यादव का प्रयागराज दौरा भी है। इसके साथ ही कम्युनिटी सेंटर में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होंगे अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता के श्रीवास्तव के बेटे का विवाह है, जहां पर शिरकत करते नजर आएंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। केपी कम्युनिटी सेंटर में वैवाहिक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर शिरकत करेंगे सपा प्रमुख। ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। फिलहाल प्रयागराज दौरा है सपा प्रमुख का।
लखनऊ से खबर है जहां पर लखनऊ वासियों को बड़ी सौगात मिलती नजर आएगी। लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का उद्घाटन होगा। तो 10 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल में 3 का उद्घाटन होगा और 11 मार्च को आउटर रिंग रोड को भी देखा जाएगा कि वहां पर भी उद्घाटन कार्यक्रम होगा। 11 मार्च को ब्रह्मोस वर्कशॉप का भी आयोजन होगा, उद्घाटन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। तो रक्षा मंत्री की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। 10 मार्च को कार्यक्रम होगा, 11 मार्च को आउटर रिंग रोड का भी उद्घाटन होगा। तो तमाम तरह के कार्यक्रम जो हैं आयोजित किए जाएंगे। 11 मार्च को ब्रह्मोस का भी उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ राजधानी लखनऊ वासियों को एक बड़ी सौगात मिलती नजर आएगी। तो लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया जाएगा और 10 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का उद्घाटन होगा। 11 मार्च को बता दें कि आउटर रिंग रोड का भी उद्घाटन किया जाना है और कार्यक्रम को लेकर के 10 मार्च को एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का उद्घाटन होगा। कई दिग्गज मौजूद रहेंगे इस दौरान। 11 मार्च को आउटर रिंग का ही उद्घाटन होना है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। ब्रह्मोस वर्कशॉप का भी उद्घाटन होगा जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करते नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की राजधानी लखनऊ से। जो लखनऊ वासी हैं उनको भी एक बड़ी राहत और बड़ी सौगात मिलती नजर आएगी और एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का उद्घाटन होगा। 10 मार्च का वो समय होगा जब एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का उद्घाटन होगा। 11 मार्च को आउटर रिंग रोड का भी उद्घाटन होना है। कई बड़े कार्यक्रम होंगे। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा लगा हुआ है। आपको बताएं कि वो 10 मार्च को सुबह लखनऊ पहुंच जाएंगे और 10 मार्च को जो एयरपोर्ट टर्मिनल 3 का जो काम पूरा हो चुका है उसका उद्घाटन करेंगे। आपको बताएं जो एयरपोर्ट के अभी जो है 2 टर्मिनल ही थे, लेकिन जो है जब राजनाथ सिंह ने एक सौगात दी थी कि यहाँ 3 टर्मिनल बन जाए, जिससे जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उनको जो है उनके उड़ान के लिए आने के लिए जो है कोई ऐसी बाध्यता नहीं रहेगी। कम से कम टाइमिंग के हिसाब से जो है यहाँ पे काम होता रहेगा और उसका उद्घाटन वो करेंगे। वहीं आपको बताएं कि जो अभी आपने देखा होगा कि इनके जो कार्यक्रम को लेकर अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहा है और उनको लखनऊ से दोबारा लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। तो इनकी जो योजनाएं हैं, जो इन्होंने लखनऊ वासियों को जो सौगात दी है, उसका कार्य लगभग जितने भी कार्य थे पूरा हो गया, चाहे वो ओवरब्रिज का हो या अंडरपास का हो, वो सभी काम। वहीं 11 मार्च को जो आउटर रिंग रोड बन रही है, आउटर रिंग रोड की एक ऐसी योजना थी, आपको बताएं कि जो शहर को जो विकसित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो विकास प्राधिकरण है उसकी जो रेंज है, उसकी जो जिसका उद्घाटन भी होगा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करते नजर आएंगे। उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं 11 मार्च को आउटर रिंग रोड का उद्घाटन होना है। कई कार्यक्रम होने हैं और कई दिग्गज मौजूद रहेंगे इस दौरान। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर सपा की बागी विधायक ने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है। पूजा पाल ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी लखनऊ से पूजा पाल ने केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है और तस्वीर सामने आने के बाद निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। तो चायल से सपा विधायक रही हैं पूजा पाल। तो मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल सपा की बागी विधायक ने मुलाकात की है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से। ये तस्वीर भी अब सामने आई है और तस्वीर सामने आने के बाद कई सारे जो सियासी मायने बोले जा सकते हैं निकाले जा रहे हैं। और चायल से सपा की विधायक रही हैं पूजा पाल और ये तस्वीर आपको दिखा रहे, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है काफी तस्वीर। और बागी विधायक कही जा रही हैं पूजा पाल, जो कि
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है और मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो चायल से सपा विधायक पूजा पाल ने मुलाकात की है। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर हैं। कौशलेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में बागी विधायकों की तस्वीरें भी सामने आ रही है। पूजा पाल की तस्वीर आई जिन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है। कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए राज्यसभा चुनाव के बाद से जो क्रॉसिंग वोटिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं। उसी के सिलसिले में कल जैसे राकेश प्रताप सिंह, डॉक्टर दिनेश शर्मा से जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे मुलाकात हुई और आज जो है एक तस्वीर आई है जिसमें पूजा पाल जो चायल कौशाम्बी जिले के चायल विधानसभा से सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़े विधायक बनी, वो केशव प्रसाद मौर्य से मिलते हुए आ रही है। और उन्होंने जो है श्री राम दरबार की जो मूर्ति है उसको जो है उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को सौंपा है। आपको बताएं कि क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी कौशाम्बी के रहने वाले हैं और वहां से वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस बार 2022 की जो इलेक्शन हुआ था उसमें चुनाव हार गए थे। लेकिन जो है जो कौशाम्बी की जो नेता, जो तमाम नेता जो अन्य पार्टियों में है उनसे हालांकि कई नेता इसके पहले भी वहां के लोग मिले, लेकिन जो है जो पूजा पाल आ रही हैं इनसे मिलने के लिए जो मिली है तो उसको देख के लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पूजा पाल को अपने खेमे में ला लेगी। क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग हुई थी उसके बाद सपा से जो बगावती जितने भी बगावत करने वाले विधायक थे वो लगातार किसी न किसी नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्र में हो या चाहे स्टेट में हो, उनसे लगातार वो मिलने का दौर शुरू कर दिए हैं। पूरी जानकारी देने के लिए कौशलेंद्र आपका शुक्रिया। फिलहाल ये खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से तस्वीर सामने आने के बाद कई सारे मायने भी राजनीतिक तौर पर निकाले जा रहे हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर काकोरी अग्निकांड में 5 जनाजे किए गए हैं सुपुर्द खाक। तो काकोरी में पसरा रहा सन्नाटा, गम का रहा माहौल। एक साथ 5 जनाजों को देखकर हर आंख नम होती नजर आई। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से 5 लोगों की जानें चली गई थी। तो खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी लखनऊ से। काकोरी में सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई थी और 5 जनाजे अब सुपुर्द खाक किए गए हैं। तो जनाजे के समय सन्नाटा पसरा काकोरी में नजर आया, पूरी तरह से गमगीन माहौल नजर आया है। लखनऊ से खबर है जहां पर अकबर नगर मामले को लेकर हाई कोर्ट का आदेश सामने आया है। झुग्गी वासियों को 31 मार्च तक जगह खाली करने का भी आदेश दिया गया है। 31 मार्च के बाद उस जगह को एलडीए साफ करवाए, कोर्ट की ओर से कहा गया और साथ ही साथ पुनर्वास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का सरकार को निर्देश भी दिया गया है। तो कोर्ट की ओर से ये निर्देश भी जारी किए गए हैं। झुग्गीवासी 2 हफ्ते में फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। कोर्ट का साफ तौर पर कहना है फ्लैट रजिस्ट्रेशन फीस 5000 से घटाकर 1000 करने की भी बात कोर्ट की ओर से कही गई है। तो झुग्गीवासी 2 हफ्ते में फ्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, कोर्ट की ओर से फरमान है और फ्लैट रजिस्ट्रेशन फीस 5000 थी जिसको घटाकर 1000 करने की भी बात सामने आई है। तो अकबर नगर मामले को लेकर हाई कोर्ट का ये आदेश है फिलहाल और झुग्गी वासियों को 31 मार्च तक की समय दिया गया है, खाली करने के लिए भी समय दिया गया है। 31 मार्च के बाद उस जगह को एलडीए साफ करवाएगा। कोर्ट की ओर से फरमान जारी किया गया है। साथ ही पुनर्वास को ईडब्ल्यूएस फ्लैट देने का भी सरकार ने फरमान जारी किया है। 31 मार्च तक की समय दिया गया है। एलडीए को साफ तौर पर ये आदेश कहा जा सकता है कोर्ट की ओर से दिया गया है। लखनऊ से खबर है 5 महीने के बेटे की हत्या करने वाली मां को सजा सुनाई गई है। एडीजी कोर्ट ने दोषी महिला रानी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी रानी पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 30 अक्टूबर 2008 को ठाकुरगंज थाने में दर्ज हुआ था मामला। बेटे की हत्या के बाद रानी ने अपने हाथ की नस भी काटी थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एडीजी की कोर्ट ने दोषी महिला रानी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो कोर्ट ने दोषी रानी पर 25,000 रुपए का
जुर्माना भी लगाया है। 30 अक्टूबर 2008 को ठाकुरगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसको लेकर के अब बेटे की हत्या के बाद रानी ने अपने हाथ की नस भी काट ली थी और अब कोर्ट ने भी देखा जा रहा है फरमान जारी किया है। 5 महीने के बेटे की हत्या करने वाली मां को सजा सुनाई गई है। लखनऊ से खबर है, जहां पर नव नियुक्त मंत्रियों को कक्ष भी आवंटित किए गए हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग ने आवंटित किए हैं कक्ष। मंत्री ओम प्रकाश राजभर को मुख्य भवन आवंटित किया गया है। मंत्री सुनील शर्मा को नवीन भवन में कक्ष आवंटित किया गया। इसके साथ ही साथ अगर दारा सिंह की बात कर ली जाए तो दारा सिंह चौहान को भी, अनिल कुमार को भी बापू भवन में कक्ष आवंटित किया गया है। ओपी राजभर को पूर्व मंत्री भूपेंद्र चौधरी का कक्ष आवंटित किया गया है। तो ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह को भी कक्ष आवंटित किए गए हैं और मंत्री सुनील शर्मा को भी नवीन भवन में कक्ष आवंटित किए गए हैं। लखनऊ से खबर है, जहां पर रोजगार योजना के नाम पर 13 बेरोजगारों से ठगी का मामला सामने आया है। लखनऊ के मदेयागंज में महिलाओं और युवकों से ठगी पीड़ितों ने जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी से शिकायत की है। उनसे अपनी बात भी कही। जेसीपी के निर्देश पर आरोपी राजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की पड़ताल में भी जुट गई है। तो मदेयागंज थाने में एफआईआर को दर्ज किया गया है। पीड़ितों ने जेसीपी क्राइम आकाश कुलहरी से इस बात को लेकर के मुलाकात की थी और जेसीपी के निर्देश पर ही आरोपी राजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल के भी आदेश दिए हैं। मदेयागंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है धोखाधड़ी के अंतर्गत। लखनऊ से खबर है, जहां पर अवैध मदरसों की एसआईआर ने जांच रिपोर्ट शासन को दी है। 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड कर सकता है कार्रवाई और अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। खाड़ी देशों से मिली रकम से मदरसों का निर्माण कराया गया था, ऐसा कहना है। फिलहाल ऐसी बात सामने आ रही है। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। साथ ही साथ 13,000 अवैध मदरसे बंद करने की सिफारिश भी की गई है। तो रिपोर्ट के बाद मदरसा बोर्ड इस पर कार्रवाई कर सकता है और रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई देखी जा सकती है। अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा से सटे हुए बताए जा रहे हैं। खाड़ी देशों से रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है, ऐसा आरोप है फिलहाल। और अवैध मदरसों की एसआईआर रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। राजधानी लखनऊ से ये खबर बता रहे हैं आपको, 13,000 अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है, बंद करने की सिफारिश की जा रही है। लखनऊ से खबर है, जहां पर नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी को सजा दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने दोषी राजा भारती को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और कोर्ट ने राजा भारती पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। तो 25 सितंबर 2018 को दोषी राजा भारती गिरफ्तार हुआ था। थाना गाजीपुर पुलिस ने राजा को गिरफ्तार किया था। राजा भारती से 325 ग्राम नाजायज मार्फिन भी बरामद की गई थी। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 25 सितंबर 2018 को दोषी राजा भारती गिरफ्तार किया गया था और अब सजा सुनाई गई है। थाना गाजीपुर पुलिस ने राजा को गिरफ्तार किया था, जुर्माना भी अब लगाया गया है। तो राजा भारती से 325 ग्राम अवैध मार्फिन भी उस समय बरामद की गई थी, जिसको लेकर के कार्रवाई की जा रही थी। नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषी है राजा भारती। अब गोंडा से खबर आ रही है। गोंडा से आपको ये खबर बता दें, जहां पर डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की जान चली गई है। तो मौत का ये मामला है। पैसे के अभाव में मासूम का इलाज नहीं किया जा सका। शिशु की मौत के बाद परिजनों में कोहराम देखा जा रहा है। परिजनों ने एससीपीएम हॉस्पिटल में जमकर हंगामा काटा। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और मामले पर जांच पड़ताल में जुट गई है। परिजनों का वही आरोप है। परिजनों का कहना है कि समय से पैसा ना देने पर इलाज नहीं हुआ और एसपीएम हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अगर समय पर पैसे दे दिए जाते तो शायद
जान बच जाती, पैसे के अभाव के चलते मासूम की जान चली गई है। गोंडा से तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जमकर हंगामा काटा गया है परिजनों की ओर से। एसपीएम हॉस्पिटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां पर परिजनों ने गंभीर आरोप भी लगाया है। और बात करेंगे ईडी का फरमान। अब विधायक इरफान कानपुर से इस वक्त की आपको खबर बताने जा रहे हैं। कानपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, हाजी वसी के घर भी ईडी ने डाली है रेड का ये पूरा मामला है। सुबह 5 बजे से रेड चल रही है। फिलहाल छापेमारी की जा रही है ईडी की ओर से। कानपुर हिंसा में फंडिंग का आरोपी है हाजी वसी, जहां पर छापेमारी प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जा रही है। इरफान की करीबी सपा नेत्री नूरी शौकत के घर पर भी ईडी पहुंची है, जहां पर छापेमारी लगातार की जा रही है। कानपुर हिंसा में फंडिंग का आरोपी बताया जा रहा है हाजी वसी, जहां पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी की कर रही है। इरफान की करीबी भी बताई जा रही है सपा नेत्री नूरी और पत्नी हाजी वसी की कंपनी हमराज कंस्ट्रक्शन में भी देखा जा रहा है कि छापेमारी की जा रही है। इरफान के सभी करीबियों पर एक साथ ईडी की छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और सभी जगह छापेमारी की जा रही है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के घर पर लगभग 4 घंटे से लगातार ईडी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। तो वहीं इरफान सोलंकी के जितने करीबी हैं उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। ऐसे में कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हाजी वसी के घर भी इरफान सोलंकी के बड़े करीबी बताए जाते हैं हाजी वसी, उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची है। हाजी वसी इरफान सोलंकी की पत्नी के साथ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मालिक भी थे। उनकी भी जांच की जाएगी, किस तरीके से वो कंपनी चल रही थी और उस पर कौन कौन काम कर रहा था। ऐसे में जो कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हैं हाजी वसी, उनके घर भी ईडी की टीम पहुंची और इरफान सोलंकी के जितने भी करीबी हैं लगभग 4 जगह एक साथ ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 4 घंटे से लगातार चल रही इस छापेमारी को कितनी देर और चलाया जाएगा और किस तरीके की बातें सामने निकल कर आने वाली हैं। कानपुर से अमित शर्मा, के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।